देखो, अभी तक हमने बेसिकली पढ़ क्या क्या लिया। देखो, चैप्टर का नाम हमारा था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मान लो एक चीज होती है हमारे पास मैटर, ठीक है। थोड़ा सा ये समझते हैं कि क्या हम एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वैसे तो समझ आ गया होगा, पर कोई नहीं, एक बार ओवरव्यू और ले लेते हैं। तो मैटर और रेडिएशन दोनों के डुअल नेचर की हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने जो देखा कि हमें पता है कि रेडिएशंस क्या होते हैं। रेडिएशंस वेव नेचर की होती थी, ये तो हमें पता था, ठीक है। कि रेडिएशंस कोई भी एनर्जी फॉर्म में आदि किस फॉर्म में आएगी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या एक तरीके की वेव्स, तो उनका वेव नेचर तो हमें पता था। लेकिन रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, ये बात हमें कहां से पता चली? ये बात हमें पता चली फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन ने इफेक्ट से। हाँ, वो जो आइंस्टीन इक्वेशन थी उससे भी, ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मेनली। मतलब वो आइंस्टीन इक्वेशन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही बेस्ड है। तो एक चीज हमने यहाँ पर देखी, रेडिएशंस में वेव नेचर हमें पता था, लेकिन रेडिएशन का पार्टिकल नेचर का जो प्रूफ हुआ या उसके बारे में हमें आइडिया हुआ, वो किससे हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले एक्सपेरिमेंट से हुआ, ठीक है। सिमिलरली मैटर क्या होता है? रेडिएशंस मतलब एक तरीके की आप समझ लो एनर्जी की फॉर्म। मैटर्स हमारे आसपास जितना भी सराउंडिंग है, जो भी आपको ठोस पदार्थ दिख रहे हैं, मतलब जो भी सॉलिड सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज मैटर। तो नेचर में हम यहाँ बात कर रहे हैं, दो ही तरीके की चीजों की बात कर रहे हैं। एक हो गया मैटर, दूसरा हो गया रेडिएशंस। रेडिएशंस में हमें पता था वेव नेचर, और पार्टिकल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव कर दिया, तो ये तो डुअल नेचर हो गया। मैटर में एज सच हमको पता है कि मैटर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है मैटर का, मतलब, ठीक है, मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन ये एजम्पशंस थी पहले डी ब्रोगली की कि अगर रेडिएशन का, भाई नेचर में दो ही तरीके की चीजें हैं एक तरीके से, मैटर और रेडिएशन। अगर रेडिएशन का वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर भी प्रूव्ड हो चुका है, तो हो सकता है कि जो मैटर को जो हम समझते हैं कि ये पार्टिकल नेचर का है मैटर, इसका वेव नेचर भी हो। और ये जो एजम्पशंस आती है यहां पर डी ब्रोगली अपनी हाइपोथेसिस देते हैं इस तरीके से। हाइपोथेसिस भी अभी हम देखेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है। तो यहाँ पर जो मैटर का वेव नेचर प्रूव करता है कि हाँ, मैटर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव्स। तो वहां पर डी ब्रोगली हमारे काम करते हुए दिखते हैं हमको, मतलब जो इनकी इक्वेशंस है वो आती है। तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई कि हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में। ये मैक्सवेल की क्वेश्चन का क्या? मैक्सवेल की इक्वेशंस, यहाँ मैक्सवेल की इक्वेशन कहाँ आ गई? वो अलग चीज है, वो भी है, ठीक है। यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं कि दोनों अलग अलग नेचर की बात हम कर रहे हैं, वो भी चीज है। वो तो ईएम वेव्स के काम कर रही है बेसिकली, वो वेव नेचर में बात कर रही है। और उन मैक्सवेल की इक्वेशन रेडिएशंस की वेव नेचर की बात कर रही है, पर हमने यहाँ पर पार्टिकल नेचर एक तरीके से देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यहाँ पर मैटर का हमें पार्टिकल नेचर लगता है, सबको पता है पार्टिकल्स की फॉर्म में है मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो सब पार्टिकल्स की फॉर्म में। लेकिन उसी मैटर का वेव नेचर भी होगा, ये अब हम देखने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने पार्टिकल देख लिया, अब इधर मैटर का वेव नेचर हम देखेंगे डी ब्रोगली से, ठीक है। अब इसमें देखो, अब बढ़ते हैं ठीक आगे, है। हम काम शुरू करते हैं कि देखो क्या काम है। कि मान लो कोई फोटोन्स है आपके पास, एक तरीके से ये समझो कि फोटोन्स है हमारे पास, और कोई फोटोन्स मूव कर रहा है। मूव करते करते उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। तो आइंस्टीन की एक इक्वेशन ये भी कहती है कि ये जो फोटोन्स है इसकी जो एनर्जी होगी वो इक्वल होगी mc स्क्वायर की। ये बहुत फेमस रिलेशन है आइंस्टीन का, कि मतलब कोई भी अगर मूव कर रहा है, एनर्जी ये तो बहुत इज सुना है। एसोसिएटेड विद मास, ठीक है। कि एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मास। कि मान लो कोई फोटोन्स है वो मूव कर रहे हैं आपस में, तो उस फोटोन्स की जो एनर्जी दी जाएगी वो दी जाएगी E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये लिखना भी है, ठीक है, ध्यान रखना। पहले मैं लिख रहा हूं लाइन से, फिर उतार लेना, एक बार समझ लो। ई या लिखते जाओ, साथ साथ लिखते भी जाओ। ये चीज आपने लिखनी है कि फोटोन्स है। अच्छा, वो पिछली वाली स्लाइड का लिखा था? नहीं लिखा होगा नहीं, भाई साहब, मेरी हाथ रिकॉर्डिंग खराब। में से निकलेंगे, आप पढ़ाओ। ठीक है, लिख अरे लेना एक पर। मिनट बैक कर दो। हाँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहो, समझते भी रहो, लिखते भी रहो, हाँ, ठीक है। करो तो बैक। फोटोन्स की जो एनर्जी है, वो जो आइंस्टीन इक्वेशन से एक तरीके से हम देखें, ये दूसरी वाली है कि ये एनर्जी और मास की वो है, तो वो है E इज इक्वल टू mc कर रहे हो? स्क्वायर। हाँ जी। बैक कर रहे हो? नहीं, देख लेना बाद में, ठीक है। अब से लिख लेना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना। दूसरी जो एक एनर्जी हमने देखी थी कि फोटॉन्स की एनर्जी किसमें होती है? वेव पैकेट्स की फॉर्म में, और पैकेट्स को हम कहते हैं इज टू एच न्यू, और इसे क्या कहते हैं? एच सी बाय लैम्डा। ये भी फोटॉन्स की एनर्जी होती है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम रिलेट कर देते हैं,
तो mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, ये आ गया। यहां से लैम्डा को इस तरफ ले जाओ तो ये आपका आ जाएगा h अपॉन mc। एक c से बेसिकली ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, c और m नीचे आ जाएंगे और लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और mc आपके पास क्या है, mc आपके पास है मोमेंटम। तो बेसिकली यहां से हमने क्या देखा कि वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ एक रिलेशन आता है। तो मोमेंटम आपका पार्टिकल नेचर को शो करता है। किसी भी मोमेंटम की हम बात कब करते हैं कि भाई कोई बॉडी है जिसमें मास है, अगर वो मूव कर रही है तो वहां पर उसका पार्टिकल नेचर शो होता है। तो मोमेंटम आपका पार्टिकल नेचर शो करता है, जबकि वेवलेंथ आपकी वेव नेचर को शो करती है। तो ये एक तरीके से रेडिएशंस के केस में आया था कि हाँ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये हाइपोथेसिस आया था। अभी हम डी ब्रोगली का भी देखेंगे कि डी ब्रोगली का क्या है इसमें वो है। फिलहाल ये रफली ऐसे इक्वल होके आता है, तो ये लिख लो। ये फोटॉन्स के केस में अभी हमने देखा, ठीक है। कर लिया इसे, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। अब देखो, अरे थम जाओ शांत। रुके हुए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। तो बेसिकली रिलेशन यही आएगा डी ब्रोगली वाली वेवलेंथ के केस में, लेकिन हमने ये देखा कि हाँ भैया वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम के साथ रिलेशन में आ रही है। तो वेवलेंथ वेव नेचर को शो करती है, मोमेंटम पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो एक तरीके से हमने देख लिया कि वेव नेचर भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है वेवलेंथ के टर्म्स में, ठीक है। अब करो आर्यन जी, जल्दी आगे बढ़े फिर। ठीक है, हो गया। ठीक है ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि डी ब्रोगली ने क्या कहा था। देखो एक टर्म यहाँ पर हम फिजिक्स में कई जगह कई क्वेश्चन में हाइपोथेसिस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब बेसिकली क्या होता है, एजम्पशंस की अगर हम बात करते हैं तो पहले डी ब्रोगली की ये एजम्पशंस थी जिसको हम कहते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कि जो आपका मैटर है वो वेव नेचर को भी शो करेगा, ठीक है। पहले क्या थी, एक एजम्पशन थी कि जो मैटर है वो वेव नेचर को शो करेगा, इसलिए उस टाइम पे इसको हमने कहा गया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। पर बाद में हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो वो ये बात प्रूव कर देता है कि जो मैटर भी है वो वेव के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। लेकिन डेविशन जर्मन एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस से भी हट गया फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमें केवल ये हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस पढ़नी है। तो लिख लो क्या है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, every matter is associated with a wave called matter waves। क्या है इस बात का मतलब कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, वो एक तरीके की वेव के साथ एसोसिएटेड है, और इसको हम कहते हैं, और वो जो उस वेव की वेवलेंथ जो होती है, एंड द वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव। भैया हाँ बोलो बोलो। भैया लाइट तो दोनों उसमें आती है ना, रे और वेव में। अगर एक पढ़े तो फिर प्रॉब्लम क्या है, दूसरे क्यों पढ़े? क्या, दोबारा दोबारा बोलो, समझा नहीं मैं क्वेश्चन। ये तो दो तरीके से बताया ना कि लाइट रे के फॉर्म में भी आ सकती है और वेव के फॉर्म में भी। अभी रे बेसिकली पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, तो फिलहाल अभी उसे हटाओ। अभी अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट यहाँ पर क्या है, एक तरीके के रेडिएशन है, उसको रेडिएशन में क्लासिफाई कर क्या लिखा है ये? दिस, ठीक है। तो रेडिएशंस के दो नेचर होते हैं, एक आपका वेव नेचर हो गया और एक पार्टिकल नेचर हो गया। पार्टिकल नेचर जो रेडिएशन से हमने देखा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा देखा, और वेव नेचर हमारी एजम्पशंस थी ही पहले से कि वेव नेचर उसका होता है रेडिएशंस का, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर दुष्यंत जी? हाँ हाँ, वो क्लियर तो था ही, बस पूछना था आपसे। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये है क्या कि मान लो ये आपका कोई पार्टिकल है, जब ये पार्टिकल मूव करेगा
तो ये अपने आसपास एक वेव एसोसिएट करेगा, मूविंग पार्टिकल जो है, और उसी वेव को हम कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास, ये मैटर वेव है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में क्या था कि एवरी मैटर इज एसोसिएटेड विद अ वेव कॉल्ड मैटर वेव्स, और वो जो वेवलेंथ दी गई वो दी गई लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वेयर लैम्डा शोज wave nature of particle and momentum, p क्या है, ये mv को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, इसको h अपॉन p भी लिख सकते हैं, एंड मोमेंटम शोज पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ये था मामला सारा, ठीक है। इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? अब देखो, अब डालो हेडिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ चार्ज पार्टिकल। ये देखो, ये मैटर्स की बात थी, अगर हमें एक पर्टिकुलर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी हो तो उसको चार्ज, अच्छा इसको ना, इसको एक चीज और कर लो, ये जो वेवलेंथ कहलाएगी ये आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इसे हम कहेंगे। अब इसको थोड़ा अलग अलग कंडीशंस में फाइंड आउट करते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे, एक पोटेंशियल के टर्म में फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। देखो मैटर के पास, हम जब मैटर की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम चार्ज की बात नहीं कर रहे, तो ये ऐसा भी देखा गया कि मैटर के पास मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो फोन है, ये सब मैटर है, अगर ये मूव कर रहा है एक तरीके से, या ये भी, इसके अंदर भी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी, पर यहाँ चार्ज की बात नहीं गई। तो अब हम अगर मुझे वेवलेंथ निकालिए चार्ज के टर्म्स में, तो मैं कैसे निकालूंगा वो हम देख रहे हैं, अभी हमने चार्ज की बात नहीं की। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ charge particle moving in electric field, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या लिखना रहेगा, इसमें लिखना रहेगा कि when a charge, लिखते जाना साथ साथ, ये नोट्स में है, when a charge is placed इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर मैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो वो मूव करना क्यों शुरू करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, और चार्ज कहाँ मूव करना शुरू करता है, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। तो जिस रीजन में हायर पोटेंशियल होगा वहां पर उसके अपोजिट साइड चार्ज मूव करना एक तरीके से शुरू कर देगा। तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल से एसोसिएटेड होते हैं, तो चार्ज भी अपने आप मूव करना शुरू कर देगा। So when a charge is placed in an electric field, it moves and thus wavelength is associated with it. भैया आपके पेपर का क्या हुआ? पेपर है मेरा 15 तारीख को। If charge Q is moving अंडर पोटेंशियल V, अभी हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल V के अंदर वो मूव कर रहा है चार्ज, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने, जो रीजन ने जो पोटेंशियल जनरेट किया वो V था, देन इट्स स्पीड इज स्मॉल v। देखो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ये E इंटू वी, वी नॉट, यहाँ पर पहले हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा था, पर एक तरीके से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल से रिलेट करना हो, ठीक है। दूसरा, ऐसे भी ना समझो
तो वो सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल का जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W इज इक्वल्स टू QV आ गया था, ठीक है, यहां से ये वाला फॉर्मूला आया था। तो ये और W क्या है, एक तरीके से एनर्जी वर्क डन, तो यहाँ पर इस तरीके से आया है फॉर्मूला, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV, ठीक है। यहां पर इसको Q कर दो, अभी हम एक चार्ज पार्टिकल Q की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो इसको Q की जगह E कर देंगे। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी है, उस चार्ज पार्टिकल की, तो हम मान के चल रहे हैं कि वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है स्मॉल v वेलोसिटी हाफ से, mv स्क्वायर। तो हाफ mv² इधर आ गया, ठीक है। अब यहां से आप वैल्यू निकालो किसकी, स्मॉल v की, तो v इज इक्वल्स टू आपके पास आया 2qv/m। एक ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी ये फॉर्मूला निकाल चुके हैं, देख चुके हैं सेकंड चैप्टर में, 2qv/m। यहाँ पर कैपिटल V ध्यान रखना, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, और ये जो स्मॉल v है LHS में, ये उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड है। ये इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला, है क्या, इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला? हाँ अभी यूज होगा। अभी ये इंटरमीडिएट फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला में वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, उसमें हम यूज करेंगे। अभी इतना यहां तक लिख लो, फिर आगे करते हैं। लिख लिया। लिख लिया दुष्यंत जी? देखो हमने क्या निकाल लिया, v इज इक्वल्स टू 2qv/m। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लैम्डा क्या होगा, h/mv। यहां पर वैल्यू डाल दो, ये जो v हमने निकाली है उस चार्ज पार्टिकल के, तो ये m है इधर 2qv/m। अब ध्यान से देखो, ये बाहर m है, अगर मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये m² हो जाएगा, 2qv/m²/m। आर्यन जी ये बात समझ आई आपको, ये m² कैसे हुआ? दोबारा बताओ सर, रिपीट करो यहाँ शुरू से। देखो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ये आ गया था हमारे पास, स्पीड का 2qv/m। अब डी ब्रोगली की हमें वेवलेंथ निकालनी थी, क्योंकि तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। अब इस v की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी 2qv/m अंडर रूट, ठीक है। अब अच्छा, एक m बाहर है, इस m को अगर मेरे को रूट के अंदर ले जाना है तो इसके स्क्वायर की टर्म को मैं अंदर लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि अब देखो कि m² को अगर आप रूट से बाहर ले जाओगे तो सिंपल m आप बाहर ले जाओगे, किसी भी चीज को ठीक है। रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो बेसिक वो है, ठीक है। अब m से एक ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बचता है लैम्डा इज इक्वल टू h/2mqv अंडर रूट। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ गया किसका, वेवलेंथ का। किसके टर्म्स में, वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा हो तो न्यूमेरिकल इस पे आता है, वेवलेंथ इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक तरीके से ध्यान रखना, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल V। लिख लो इतना। हो गया? ठीक है, तो पोटेंशियल के टर्म में अभी हमने देख लिया। अब अगर आपको पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही दे रखा हो तब आपसे पूछा जाए, तो देखो कैसे बात बनेगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन, अब डालो हेडिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। एक मिनट, ये दूसरी हेडिंग डलवाई तो थी आप? और अच्छा इलेक्ट्रॉन, भाई यही। वो चार्ज की बात है, मतलब उसी के अंदर एक सबसेट पार्ट है। चार्ज का फॉर्मूला हमने निकाल लिया कि अब जो चार्ज है हमारा वो इलेक्ट्रॉन है, क्यू क्या है, ई का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे पास, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। वेवलेंथ का फॉर्मूला मेरे पास आया था h/√2m⁴ इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कि h/2m³ इंटू 1/√v, सिर्फ v को थोड़ा सा साइड में करके लिखा है, क्यों करा है अभी हम देखते हैं। h की वैल्यू अगर मैं यहां पर डाल दूंगा, अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 -34 है, ठीक है, अपॉन अंडर रूट, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू चार्ज की डाल दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1/√, पोटेंशियल। इस सब को जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12.4, और ये 1/√, इधर लिख दोगे तो ये 1/√। सॉल्व करो, हमें ट्रिक्स चाहिए सॉल्व करने की, इतना बड़ा सॉल्व कराई। सॉल्व करना नहीं है इसमें, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, बस पुट करना है और डायरेक्ट इसमें 12.4 आप वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। 12.4 वैल्यू का रख के सॉल्व आप जाएंगे। इसको कैलकुलेटर से करके देखोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो ज्यादा जब लंबी Cool कैलकुलेशंस होती है तो हम डायरेक्ट पेपर है फॉर्मूला मेरा। उसको याद कर लेते हैं, और ये रहेगा एंगस्ट्रॉम में रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना, ये किसकी वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन के केस में ये वेवलेंथ है कि अगर आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो आप 12.4 √v एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सारी वैल्यूज डालने की फिर वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 12.4 कई जगह 0.3 भी दिया होता है, कई जगह 0.3 भी दिया होता है, कई जगह 0.36 भी दिया होगा, तो ऐसे चलता है। 12.4 अभी हम इसे ले लेते हैं, ठीक है, ये यहां तक करो। तो दूसरा फॉर्मूला वो था, तीसरा फॉर्मूला इसका ये आ गया इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ के टर्म में। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। यार एक फॉर्मूले से पेट नहीं भरता इनका। ये आपको निकालना, फॉर्मूला एक ही है, और भैया कभी ऑफलाइन काइनेटिक चालू कर एनर्जी लो ना, अब पूछ लेगा, कभी पोटेंशियल पूछ स्कूल भी लेगा, खुल तो गए अब हम तो। निकाल के देख रहे हैं उसके अलग अलग कि पोटेंशियल के लिए हम कौन सा यूज करेंगे। फॉर्मूला बेसिकली वही है, उसको रीअरेंजमेंट किया गया है, तो एग्जाम में वो रीअरेंजमेंट कई बार नहीं हो पाएगी अगर एकदम पूछ लिया तो, इसलिए हम पहले से उसको करके रख रहे हैं। ऑफलाइन 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 क्या ऑफलाइन? कोचिंग। अभी 15 तक छुट्टियां हैं, 15 के बाद मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा, फिर डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। आज ये देख लो और इसके क्वेश्चंस करने हैं, एक क्लास और लगेगी मुझे आज, इसमें थोड़ा काफी हमें काम करना है, तो जल्दी जल्दी कर लो, है ना। ये लिख लिया, अब देख लो, अब डालो अरे डी अरे अरे ब्लॉक, वापस करो। जल्दी कर। हम्म। ओके, अब डालो डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी के उसमें कैसे बनाएगी, सिंपल, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इस एम वी तो यहाँ पर है, अब मुझे देखो हाफ एम वी स्क्वायर बनाना है, तो मैं कैसे इसका हाफ एम वी स्क्वायर बना पाऊंगा। मान लो मैं यहाँ पर, फिर तो ऊपर 2h आना चाहिए ना। एक मिनट रुक जा, देखने दे, v बाय वी की मल्टीप्लाई कर दी जाए, अगर यहाँ पर 2/2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए, अभी इसे लिखना मत, ठीक है। तो ये 2 तो इधर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इधर ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर ये v एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये h अपॉन के वी, नहीं पर इसके हमारे काम नहीं करना। हम क्या करेंगे, जो अभी हमने पहले वाला फॉर्मूला निकाला है, h अपॉन √2m⁴ यहाँ पर ये जो QV है ना, QV, इसको हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। रहने दो, उसमें वेलोसिटी एक अलग से आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, h अपॉन √2m⁴, ठीक है। क्या किया, QV क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एक तरीके की एनर्जी है, तो एनर्जी यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है,
या चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो 2m/ke ये यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे अगर एग्जाम में ग्राफ पूछ ले, बाई चांस एक ग्राफ का भी क्वेश्चन हमने करना था, पर मैं इसी में आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ, तो ये काइनेटिक एनर्जी का इसमें फॉर्मूला बन गया। अब आपसे ग्राफ पूछ ले कि भैया ग्राफ बना के दिखाओ, तो जो ग्राफ आपका बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। किसके किसके बीच? वेवलेंथ, ये वेवलेंथ हो गई, और 1/√ke। 1 देखो एक चीज समझो, थोड़ा सा इसको समझते हैं इस एक्सप्रेशन को। लैम्डा जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/ke के। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है किसी भी चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है बेसिकली उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या स्पीड बढ़ रही है। तो कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में आ रहा है, फास्ट मूव करने लग रहा है, उसकी जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। तो बेसिकली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का तो इनवर्स रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से वेवलेंथ कम होगी, स्पीड बढ़ाने से वेवलेंथ कम होगी, ऐसे ही पोटेंशियल बढ़ाने से भी वेवलेंथ कम होगी। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं 1/√ke की, यहां पर √ke की बात नहीं कर रहा हूं, 1/√ke, तो ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√ke के। ke के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर 1/√ke के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए जब 1/√ke के साथ ग्राफ बनाने आएगा तो ये सीधा आप लेके जाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी के साथ आ जाए मान लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये के है आपका, चाहे अंडर रूट में आ जाए चाहे कैसे ही आ जाए, ये इस तरीके से इनवर्सली मतलब कम होगा। तो ये आप बना लो दोनों ग्राफ जल्दी। भाई सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा लगभग? देखते हैं, कोशिश करते हैं कि मार्च तक काफी हद तक कंप्लीट कर ही लें हम लोग। उसके बाद तो सिर्फ 3 ही चैप्टर बचे हैं। 4 बचे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी तो है। ऐसे इस वो मंथ चैप्टर इस नहीं मंथ पढ़ा है। ये इस मंथ मान लो कि आपका जब हम 16-17 तारीख से शुरू करेंगे, अगर मेरे और एग्जाम नहीं पड़े, तो आपके 2 चैप्टर ये एटम्स वाला और न्यूक्लियर वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेना। उसके बाद फिर हमारा एक मेजर रह जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम छोटा सा है, वो भी हो जाएगा जल्दी। सेमीकंडक्टर मेन है, उसमें हमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन हो जाएगा मार्च तक। हम मान के चल रहे हैं कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे मार्च एंड तक सारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इसके हम करते हैं। तो क्वेश्चन 1 ये रहा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये ई नेगेटिव मतलब P प्लस मतलब समझ लेना प्रोटॉन है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, आप लोग इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पूरा पूरा लिखना। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग विद, या P ही लिख दो इसे सब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग विद सेम स्पीड which one has greater de Broglie wavelength। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, किसी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे होंगे या किसी पोटेंशियल के अंडर मूव कर रहे होंगे, कैसे भी मूव कर रहे हैं, पर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमें वो कंडीशन नहीं दी गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल, तो मान लेते हैं सिंपल मूव कर रहे हैं कि V ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू है V ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी या वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन की ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है H/mv। तो अब देखो, क्योंकि V तो आपका सेम हो गया, ठीक है, तो लैम्डा सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया m के, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वेवलेंथ और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपका आंसर है कि
इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ज्यादा आई। देखो अगर यहाँ पर v सेम नहीं होता ना तो हमें कुछ और तरीके से इसको सॉल्व करते, फिर हम इसको डिवाइड करते, पहले पहले 1-2 वाली कंडीशन बनाते, पर क्योंकि अब डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन हमें m के साथ मिल रहा है तो इसलिए हम ऐसे इसको कर सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इनवर्स रिलेशन आ गया वेवलेंथ का मास के साथ, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। तो इसको ऐसे लिख लो जल्दी। ये खत्म है चैप्टर आज। थ्योरी होगी, क्वेश्चंस करने हैं। कुछ समझ नहीं आया? ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो हमने VE इज टू VP लिख लिया, ठीक है। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें बताना है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mb, ये एक फॉर्मूला है, हमने देखा। अब मैं लिखना चाहूं कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको मैं कह देता हूं कि ये V है मेरे पास, सिंपल V, मतलब दोनों को V मान लेते हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू V, क्योंकि VE को भी मैंने V लिख दिया और VP को भी V लिख दिया क्योंकि दोनों सेम है। ऐसे ही मैं लिखना चाहूं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो ये होगा H/mp_V, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आपका बचेगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। अब यहां से देखो H कैंसिल हो जाएगा दोनों में, चलो लिख ही देता हूं फिर कभी कंफ्यूज हो, MPV, ये H/mPV, V से V कट जाएगा, H से H कट जाएगा, ये वाला MP ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा MP/ME, सिंपल, ठीक है। अब कहाँ लिखूं, इसको यहाँ कर देते हैं। तो क्या हमने देखा कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू आ गया मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, लिख ही लो, ध्यान रहेगा, आपको काम जरूरत भी पड़ जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 होता है, मैं एक बार चेक कर लूं क्लियरली। बाकी 1.67 ही होता है मेरे ख्याल से, इंटू 10⁻⁻27 kg। हाँ ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर देन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सो दैट्स व्हाई अगर आप इस पे भी देखो तो MP इज ग्रेटर देन ME से। LHS में भी अब ऐसा होना चाहिए, तो LHS में लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन से। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी आर्यन जी, इट्स ओके, ठीक है। मजा। लिख लेना, वो भी उस तरीके से करना भी आना चाहिए। अच्छा लिखो क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज K इज लैम्डा। हाँ ठीक है, क्वेश्चन लिखो दूसरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज K, नहीं, हैविंग काइनेटिक एनर्जी क्या है, K इज लैम्डा। थोड़ा इस तरीके से है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी K इज लैम्डा, ठीक है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल, अब आपको बतानी है वेवलेंथ, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इफ काइनेटिक एनर्जी इज K/4। दो कंडीशन दी हुई है, देखो ध्यान से, कि अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी K है तो वेवलेंथ आपकी लैम्डा है, ठीक बात।
अब वो कह रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी k/4 हो जाती है तो फिर आपकी वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल पहला काम तो हम ये करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, यानी वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में फॉर्मूला। तो अभी हमने देखा था लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2m/ke, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। पहले केस में ले लेते हैं इसको, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2m/k। कुछ समझ नहीं आया, अब रहने दो। क्या नहीं आ रहा समझ में, आर्यन जी सिंपल फॉर्मूला तो लगाया है। एक पार्टिकल है जिसकी, मैसेज पुराना है वो। क्या, अच्छा पुराना मैसेज है, ठीक है ठीक है ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू ये, तो सिंपल पहले केस में हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कह लो, ये हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2m/k आ गया। अब लैम्डा डैश की हम बात कर देते हैं। अब लैम्डा डैश हमें फाइंड आउट करना, मतलब दूसरा लैम्डा क्या होगा। और काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या है, ये है आपकी k/4 अंडर रूट। अब देखो ये अंडर रूट में 4 भी है साथ में, अब ये बाहर जाएगी और ऊपर जाके ये 2 हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2mk, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में 4 है, यहां से रूट से बाहर निकलोगे तो ये 1/2 हो जाएगा और 2 ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/√2mk। अंडर√2mk किसके इक्वल है, आपके लैम्डा के इक्वल है, तो लैम्डा डैश आ जाएगा इसका सिंपल 2 लैम्डा। यानी अब जो आपकी वेवलेंथ आएगी वो डबल हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स अगर आप रिड्यूस कर रहे हो, k को k/4 का मतलब क्या है 1/4, 4 टाइम रिड्यूस कर दिया आपने, तो वेवलेंथ आपकी बढ़ गई। तो अभी हमने सिंपल देखा ना कि काइनेटिक एनर्जी कम करते ही वेवलेंथ बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। सिंपल सा हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना। 1 मिनट रहेगा क्योंकि इसमें, ठीक है, या हो गया तो कैंसिल कर दूं। और क्लास मत रो। क्वेश्चंस करने हैं और हमको, कब करोगे फिर। अरे छुट्टियां है ना, मैं इतने पुराना कंप्लीट कर लूंगा, आगे करा देना बाद में। नहीं ज्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और होंगे, 4-5 क्वेश्चन होंगे तो वो हो ही जाएगा हमारा, ठीक है, उनको कर लेते हैं हम, तो फिर छुट्टियां पड़ेंगी ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं, बस मोस्ट ये चैप्टर फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा रह दो, 10-15 मिनट और पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। भैया रहने दो। क्या क्लास ना लूं, हाँ क्वेश्चंस हैं बस, और क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अब।